जैसा कि हमने जाना कि 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे होता है, क्योंकि ये बीमारी हर जगह है, हर देश में है। हमारे देश में करीब 9 मिलियन लोगों को अभी इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है। आपको ये समझना है कि नंबर चाहे 9 मिलियन हो, एक मरीज़ के लिए 2 सदस्य घर के उनका भी टाइम जाता है, क्योंकि उस मरीज़ की देखभाल में केयर गिवर का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। तो अगर किसी के घर में भी एक सदस्य को डिमेंशिया हो जाए तो 1 या 2 केयर गिवर को उनके साथ लगना पड़ता है। तो आज हम इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्रित हुए हैं। अल्जाइमर्स रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल का पार्ट है यहाँ पे। उसका इस वर्ष का मैसेज है, वो मैसेज नरेंद्र जी बताएंगे। फिर उसके बाद आपको जो सवाल करना है आप हम सब से कर सकते हैं। सो इस साल का मैसेज हम जान के देन वी विल टेक आंसर एंड क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू आस्क यू कैन, व्हाटएवर यू विच एस्पेक्ट यू वांट टू हाईलाइट। इस साल का थीम है आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट डिमेंशिया एंड आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। एंड हम लोगों के जो अल्जाइमर सोसाइटी के चेयरपर्सन मैडम रेणु जी हैं, एंड हमारे अदर मेंबर्स हैं दिल्ली चैप्टर के मैडम रीवा त्रिपुरी हैं, शी इज़ सेक्रेटरी ऑफ आवर सोसाइटी, एंड आवर वाइस चेयरपर्सन मैडम बीना सचदेवा भी हैं। एंड इस साल का ये है कि वी नीड टू आस्क अबाउट अल्जाइमर, ओनली देन वी विल बी एबल टू नो अबाउट इट। सो अल्जाइमर के बहुत सारे जो है पहल है, जिसमें जो है जानकारी नहीं होने की वजह से केयर डिले हो जाता है और डायग्नोसिस डिले हो जा रहा है। इसके अलावा इवन अगर रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं तो वो भी उसकी जानकारी के अभाव से ये हो रहा है। तो इसलिए इस साल का थीम जो है ये रखा हुआ है। इस साल का थीम आपके लिए ही है, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। देखिए अल्जाइमर्स जो है हर बीमारी, मोस्टली हर बीमारी के लिए एक फ्रैक्शन रिस्क होता है, वो जेनेटिक होता है। ठीक है, अब हो सकता है हम जितने लोग रूम में बैठे हैं उसमें से 50% को जेनेटिक हो वो प्रॉब्लम, पर हर जेनेटिक प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं होती। मतलब हर जेनेटिक प्रॉब्लम जरूरी नहीं है उसका डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन हो। तो बहुत कुछ प्रोपोर्शन में ये जेनेटिक है, और ये जो जेनेटिक कंपोनेंट है ये एक लोडेड गन की जैसे है, बंदूक की जैसे। लोडेड गन क्यों? क्योंकि लोड हो चुकी है जेनेटिक से, गोलियां जो हैं वो जेनेटिक्स हैं, पर इसका ट्रिगर जो है, जो इस जीन्स को एक्सप्रेस कराएगा, वो होती है हमारी लाइफस्टाइल। ठीक है, और अब ये बहुत पाया गया है कि 40% to 50% में हम इस बीमारी को डिले कर सकते हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल से। तो क्या है ये लाइफस्टाइल चीज़ें? अगर आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग है अबव 50, उसकी हियरिंग कम हो रही हो या विजन कम हो रहा है, उसको आप सॉर्ट आउट करिए। क्योंकि हम कैसे याद रखेंगे? हम जब देखेंगे चीज़ को या सुनेंगे चीज़ को तो हमको याद रहेगी। अगर हम चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे बिकॉज आई साइट इज़ फेलिंग कैटरैक्ट की वजह से, या हमारी ओल्ड एज में हियरिंग ख़राब हो रही है, जो हियरिंग लॉस होती है, तो हम रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे, तो मेमोरी भी कम होगी। तो फर्स्ट करेक्टेबल 40% की 50% मैंने जो बोला कि डिले हो सकती है, वो है हियरिंग और विजन। फिर जो हमारी बीमारियां हैं, जो हिंदुस्तान में हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर हैं डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ इज़ अ बिग रिस्क। ठीक है, सेकेंड इज़ ब्लड प्रेशर। थर्ड है जो हमारे यहाँ जो आजकल यंग बच्चे भी कर रहे हैं, वो है स्मोकिंग। ठीक है, यंग बच्चे आप देखेंगे गूगल बिल्डिंग इधर बिल्डिंग उधर, वो सोचते हैं बहुत मतलब अच्छी नौकरी मिल गई अब चलो। तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो डिमेंशिया को लाएंगे। फिर और एक और प्रचलित हो गया जो स्पेशली जो घर पे रहते हैं, वो है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम बैठे रहते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं। बोला जाता है कि जितना बैठेंगे उतना ही स्मोकिंग के बराबर है। ठीक है, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। फिर नेक्स्ट इज, बैठते क्यों? हम टीवी देखना है, मीटिंग, ऐसे ही मीटिंग करनी है तो हम बैठे रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज द एक्चुअल जो अभी आज की न्यूज़ में आया है, आज के हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में आया है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज़ अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। पाया गया है जहाँ ppm वैल्यू ज़्यादा रहती है वहाँ डिमेंशिया के चांस ज़्यादा हैं। ये भी पाया गया अगर आपका घर हाईवे के पास है तो आपका यू विल हैव मोर एक्सपोजर टू वेहिकुलर ppms।
सो यू आर एट अ हायर रिस्क। तो जो हाईवे के पास रहते हैं उनका रिस्क हायर होता है, जो अंदर जंगल की तरफ या जहाँ पेड़ वेड़ हैं वहाँ उस इलाके में कम रहता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रिस्क। थर्ड इज़ जो हम डाइट खाते हैं। डाइट में अगर हम सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स मतलब जो जैसे डालडा है, या फिर हम वो फैट खा रहे हैं जिसमें हमको पता ही नहीं कौन सा फैट है। अब देखिए बाहर में जो भी खाया हम खा रहे हैं, जैसे अभी जो प्रकट हुआ है यहाँ पे, वो भी किस तेल में बना है और कितनी बार वो तेल जला है। तो जितनी बार आपका तेल जलेगा उतना आपके चांस होंगे कि प्रॉब्लम आए आपको इस तरह की। फिर उसके अलावा अगर हम रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, जैसे जो रेड मीट्स होते हैं, बेकन, या फिर रेड जैसे ये हो गया रेड मीट, गोट का हो गया या पोक का हो गया, या जो भी बीफ वगैरह खा रहे हैं, रेड मीट से भी ये बहुत हाई होता है। ठीक है, तो कौन से नहीं होता है, जैसे ग्रीन्स खा रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं, सैलड्स खा रहे हैं अच्छे से धुले हुए, दालें खा रहे हैं, हल्दी, हमारी हल्दी, उस पर विदेश में इतना रिसर्च हो के हल्दी की कैप्सूल्स बिक रही हैं जो हम नेचुरल इनटेक लेते हैं, और हमारी जो टीनेजर्स हैं वो जा रहे हैं पास्ता और नूडल्स की तरफ जिसमें ना हल्दी है ना कुछ है, मोमोज। ठीक है, मोमो में क्या है, कुछ हल्दी नहीं है। सो जो हमारी ट्रेडिशनल फूड्स हैं, दाल, रोटी, सब्जी और हल्दी के साथ जो हम पिंच ऑफ हल्दी हर खाने में डालते हैं, दीज आर ऑल प्रिवेंटिव। दूध विद हल्दी इज ऑल्सो प्रिवेंटिव। नट्स आर प्रिवेंटिव, वॉलनट्स, पिस्ता, थोड़े थोड़े नट्स, फ्रूट्स, दीज आर ऑल प्रिवेंटिव। इसके अलावा नींद, अगर हमारी नींद कम है, नींद में क्या होता है, नींद में अभी पिछले 10 साल का ये लेटेस्ट रिसर्च है। लेटेस्ट क्या रिसर्च है, नींद में पाइप्स होते हैं हमारी ब्रेन में जो अभी तक हमको पता ही नहीं था हैं। हम सोचते हैं सिर्फ खून के पाइप्स हैं, नहीं, ब्रेन में जो खराब चीज़ें, टॉक्सिन्स, ये प्रोटीन होता है जो एमिलॉइड जमता है ब्रेन में, अल्जाइमर्स में प्रोटीन जमता है। ये जो पाइप्स होते हैं ये इस प्रोटीन को सक करते हैं नींद में, क्योंकि ये वैक्यूम पंप डायलेट होते हैं, वैक्यूम के जैसे डायलेट होते हैं सक करने के लिए सिर्फ नींद में। जब हम बात कर रहे हैं सुबह के टाइम, ये कोलैप्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लिम्फैटिक्स, GLYM। ये खोज सिर्फ पिछले 10 साल में हुई है, ये नींद में ही एक्टिवेट होते हैं। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब है, अगर हमको इंसोम्निया है, अगर हम सो नहीं रहे हैं, पूरा रात मोबाइल, टीवी ये सब कर रहे हैं, हमारी दिन में 24 आवर्स में 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं है, या फिर हमको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो भी ये बीमारी होती है। फिर ओल्ड एज में जो हम गिव अप कर लेते हैं, गिव अप नहीं करना है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में भी पर्पस ऑफ लाइफ होना है। यहाँ पे हर सदस्य जो बैठे हैं इनका पर्पस ऑफ लाइफ है, एक ही पर्पस ऑफ लाइफ है कि ये बीमारी से ग्रसित लोगों की मदद करें। पर्पस है, ये नहीं दे आर all sitting here very well to do, they need not even do this work, but each one of them is well past 80s. You all are well past 80s. Each one of them has only one purpose of life, कि हम इस बीमारी से जो ग्रसित हैं उनके केयर गिवर्स को सपोर्ट करें वॉलंटियर वर्क में। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं इनको कॉल करते हैं, क्योंकि पेशेंट की जो केयर गिवर है उसकी दुविधा होती है, जैसे मरीज़ नहा नहीं रहा, नहाने टाइम मारपीट कर रहा है, मैं नहीं नहाऊंगा, पूरे दिन गंदा बैठा हुआ है, मरीज़ 10 बार खाना मांग रहा है। अब ये सब चीज़ें डॉक्टर क्लिनिक में नहीं बता सकता है, तो हम इन लोगों का नंबर देते हैं, और ये क्योंकि इनके पर्सनल एक्सपीरियंस में हमेशा अल्जाइमर्स रहा है। ये सब जो हमारे साथ सोसाइटी में काम कर रहे हैं, इनके कोई ना किसी करीबी को बीमारी थी, सो दे नो हाउ टू हैंडल, तो देन दे एडवाइस द नेक्स्ट पेशेंट। तो ये जो है पर्पस ऑफ लाइफ, मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हर सदस्य को पर्पस ऑफ लाइफ है कि हमको इस बीमारी के केयर गिवर्स और इन बीमारी के लोगों को मदद करनी है। तो वैसे ही जैसे रिटायरमेंट अगर 60 पे हो गई तो कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि मेरा सारा काम ख़त्म, मैं क्या करूं। दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, चाहे अपनी कम्युनिटी की एक्टिविटी हो, चाहे कुछ भी छोटी सी चीज़ हो। सो पर्पस ऑफ लाइफ इन ओल्ड एज शुड बी देयर, ऑल थ्रू आउट योर लाइफ यू शुड हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। सिंपल हो सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। देन नेटवर्किंग, बुढ़ापे में आपको अपना नेटवर्क, सोशल सर्कल बनाना जरूरी है। आपने देखा होगा गुड़गांव में एटलीस्ट जगह जगह पे लाफ्टर क्लब्स हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक्स में क्लब्स हैं, या फिर साइकिलिंग क्लब्स हैं। ठीक है, तो यू नीड टू बी नेटवर्कड इन अ स्मॉल, कि आप किसी से वार्तालाप करें। अगर आप चुपचाप घर बैठ जाएंगे आफ्टर द एज ऑफ 60-55, देन योर ब्रेन विल नॉट बी यूज्ड किसी चीज़ के लिए, चाहे वो हैप्पी एक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी क्या है? कॉग्निटिव एक्टिविटी है जैसे पजल्स करना, सुडोकू करना, नई चीज़ सीखना, कोई नया कंप्यूटर प्रोग्राम ही सीख लिया, कोई नई भाषा ही सीख ली, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, वायलिन सीख लिया, फ्लूट सीख लिया।
ऑल दीज प्रिवेंट डिमेंशिया। देन स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक स्ट्रेस है, चाहे बचपन में रहा हो, चाहे मिडिल एज में, चाहे ओल्ड एज में, अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक स्ट्रेस है, हर स्ट्रेस फिजिकल नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, इमोशनल स्ट्रेस भी रहता है। सो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल स्ट्रेस, ऑल दिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। ठीक है, तो क्या प्रिवेंट करेगा? जो इन चीज़ों को कम करेंगी, जो मैडम बात करेंगी, योगा, मेडिटेशन, हमारी स्टडीज़ में जो मैडम ने काम किया वो बात करेंगे। सो दीज आर ऑल द रिस्क एंड प्रिवेंटिव फैक्टर्स फॉर डिमेंशिया। मुख्य जो डिमेंशिया होता है वो अल्जाइमर्स होता है। अब अल्जाइमर्स जो है वो 3 स्टेजेस में 10 से 12 साल तक चलता है। बीमारी 10 से 12 साल तक चलती है। इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं चलेगा इसको अल्जाइमर्स है, सोशली बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ठीक है, बट वो भूल रहा होगा, बोलने में परेशानी आएगी, समझने में परेशानी आएगी, लिखने में परेशानी आएगी, या फिर याददाश्त में परेशानी आएगी, सारी परेशानियाँ आएंगी। मिडिल स्टेज में और सीवियर हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, रास्ते भूल जाता है, कपड़े उल्टे सुल्टे पहनने लगता है, बटन ऊपर नीचे, जूता इधर उधर, ठीक है, और लास्ट स्टेज में बिस्तर पे आ जाता है, जो पेशाब और सब बेड में कर रहे होते हैं। तो 3 स्टेजेस में ये बीमारी जाती है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में मरीज़ आए, वो नहीं आते। मरीज़ तब आते हैं जब लास्ट स्टेज में हो। फर्स्ट स्टेज में जो फैमिलीज़ हैं वो डिनाई करती हैं, डिनाइल में रहती हैं कि बीमारी है ही नहीं, ये तो बुढ़ापा है, ठीक है, डिनाइल में रहते हैं। उस डिनाइल की वजह से सेकेंड या लास्ट स्टेज में आता है मरीज़, जब दिखने लगता है कि भैया ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। पर ये सही स्टेज नहीं है, क्योंकि सारी दवाइयाँ जो हैं अर्ली स्टेज में काम करती हैं। तो हम चाहते हैं जितने भी मेमोरी क्लिनिक्स हैं, सरकार के बहुत सारे मेमोरी क्लिनिक्स हैं, एक एम्स में है, एक सफदरजंग में है, RML में है, जैसे ही आप ब्लड प्रेशर मेजर कराते हैं वैसे बुढ़ापे में अगर मेमोरी थोड़ी फेल हो रही है, यू शुड गो टू द जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्लिनिक बोलते हैं, इसमें कॉग्निशन होता है हमारा जो कॉग्निशन, उसमें जाके टेस्टिंग करके अर्ली एक बेसलाइन टेस्टिंग हो गई। मान लो बेसलाइन टेस्टिंग में मैं ही होगी 60 साल की, तो मेरी बेसलाइन टेस्टिंग हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मेरी कोई माइंड मेमोरी जा रही है, तो मैंने बेसलाइन कर ली पर उसमें नॉर्मल आ रहा है, तो 1 साल बाद अगर मैं वर्सन हुई तो वो बेसलाइन एक कंपैरिजन हो जाएगा ना, कि 1 साल बाद ये आई थी तब तो सारा ठीक था, 29/30 स्कोर था, अब 1 साल बाद मैं आ रही हूँ, मेरा स्कोर हो गया 24, तो कंफर्म हो जाता है कि भैया ये डिमेंशिया में गई। एज क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने 3 स्टेज बताई, नॉर्मली ओल्डर एज में होता है 55, 60 प्लस, पर जिनमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत हैवी है, कुछ पर्टिकुलर जीन्स हैं, 3-4 जीन्स जो बहुत हैवी हैं, उनमें फिर 40-45 में भी हो जाए। What are the early signs to look for in like 40s? 40s में डिमेंशिया के साइन नहीं आएंगे अनलेस यू हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट, वो बहुत ही कम फ्रैक्शन में है, 100 में 1 या 2 को वो जेनेटिक कंपोनेंट होगा जो 40s में डिमेंशिया करेगा। नॉर्मली अराउंड 55-60 आता है। अर्ली साइंस होंगे बार बार कोई चीज़ पूछना, नाश्ता नहीं खाया, नाश्ता दे दो, मदर इन लॉ बहू को बोल रही है नाश्ता दे दो, बहू पागल हो रही है कि हर आधे घंटे में नाश्ता पूछा जा रहा है, या फिर कुछ निकाल के दे दिया किसी को और बोला कि मैंने तो नहीं दिया, खोज रहे हैं कहाँ गया, 10,000 रुपये की चेक या जो भी, मतलब किसी को दे देते हैं या कोई भी चीज़ वैल्यू की दे दी, फिर खोजे जा रहे हैं पागलों के जैसे, या फिर शक्की हो रहे हैं कि इसने चोरी की, ये बेवफा है। ओल्ड एज में शक्की होना ये भी एक साइन है। फिर पर्सनालिटी चेंज हो जाना, पहले शांत पर्सनालिटी के थे, फिर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक डिमेंशिया होता है जिसमें पूरी पर्सनालिटी उलट जाती है, डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं, कुछ भी अजीब अजीब चीज़ करने लगते हैं, अजीब जगह पे पेशाब कर लेंगे, कपड़े उतार के इधर उधर घूमेंगे, ठीक है, वो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में होता है। फिर वाइफ पे शक्की हो जाएंगे, तो ये फ्रंटोटेम्पोरल सिंड्रोम्स में होता है, ठीक है। फिर एक DLBD होती है पार्किंसंस डिजीज़ के साथ, उसमें फिर हेलुसिनेट करते हैं, चींटियाँ दिख रही हैं, सांप दिख रहे हैं, आग लग गई, अलग अलग प्रकार के डिमेंशिया है। तो अर्लीस्ट सिम्टम होता है कोई भी चेंज। आप 55-60 में आपके घर में कोई इंसान है जिसका चेंज हुआ है बेसलाइन से। फॉर उदाहरण मैं दूंगी, एक हमारे पेशेंट थे, प्रोफेसर थे IIT के, लिखिएगा नहीं, वो IIT में टीच करते थे, सडनली अराउंड 55-56 उन्होंने बोला अब मैं दूध बेचूंगा, ठीक है, उन्होंने महंगी स्कूटर भी खरीद ली। अच्छा, दूध बेचने वाले टाइप है नहीं वो, मतलब वो प्रोफेसर हैं, और दूध की वो जो बर्तन होते हैं ना बड़े बड़े, वो भी खरीद लिए और ऑलमोस्ट दूध बेचने चले। तो ये क्या हुआ, चेंज इन पर्सनालिटी हुआ बिना कोई कारण सडनली। एक हमारे मरीज़ थे,
जो लेडी थी वो ओल्ड एज में गमलों को पकड़ के ऐसे घूमती थी, ये मेरा बच्चा है। तो ये क्या हुआ, पहले तो नॉर्मल थी, फिर सडनली पर्सनैलिटी चेंज हो गई और एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया कि ये जो पौधा है मेरा बच्चा है, पूरे दिन उस बच्चे को लेके घूम रही थी और कोई उनसे छीनता तो रोती कि मेरा बच्चा ले लिया, मेरा बच्चा ले लिया। सो ये सारी चेंजेस, कोई भी चेंज मेमोरी में, पर्सनैलिटी में, बिहेवियर में, हिसाब किताब में, लेन देन में, भाषा में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सोशल जजमेंट में, सोशल जजमेंट जैसे अब घर में 2 बहू हैं, दोनों लड़ रही हैं, तो थोड़ा बहुत तो बुजुर्ग जजमेंट रखेगा ना कि दोनों को हिसाब किताब करके इक्वल रखे। नहीं जी, कुछ कर दिया कि एक को 90% सब दे दिया, एक को 10%, तो क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा और होगा। तो ये सोशल जजमेंट गया। तो कोई भी जजमेंट में इश्यूज आना, ठीक है, ये सब कोई भी चेंज हो जाना बुढ़ापे में, यू शुड ब्रिंग इट टू द नोट ऑफ द डॉक्टर। Because now this a lot of this is also generic. I think it can also be mistaken. इट इज़ नॉट जेनेरिक। इट बुढ़ापे में डिप्रेशन भी बहुत होता है। कई बार पेशेंट इज़ वेरी गुड बिफोर 55-60, बहुत मिलनसार है, सडनली आफ्टर 60 वो एकदम सहम के रहता है, बात नहीं करता, विड्रॉन हो जाता है, एक कमरे में बंद रहता है। तो डिप्रेशन और डिमेंशिया दोनों भाई भाई हैं। अगर आपका डिप्रेशन ऐसे ही अनट्रीटेड चलता रहा, वो भी एक रिस्क फैक्टर है डिमेंशिया का। तो ये भी तो चेंज हुआ ना, बेसलाइन से तो चेंज हुआ ना उसका। इसको ग्रामीण इलाकों में कैसे होता है, तो लोग मेंटल मतलब पागल बोलते हैं। देखिए जो है, जो हमने को रिलेट कर रहा हूँ, गाँव में मैं देखता हूँ, ये भी बड़ी जरूरी है। तो इसको जो एक तो एक टर्म पागल जो है, दिस इज़ नॉट अ गुड टर्म, ठीक है। ये माइंड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, ये भी प्रॉब्लम है। हम इनको पागल देके अनदेखा करेंगे तो वो सल्यूशन नहीं है। हमको समाधान ढूंढना है कि गांव में अक्सर क्या करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में, हम भी गांव कैंप्स में जाते हैं तो बहुत मरीज़ों को बिस्तर से बांध के रख लेते हैं, ऐसे मरीज़ों को, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि वो घर से बाहर जाना चाहते हैं, कई बार गुम हो जाते हैं। तो इसके लिए एक पूरा, आप इनसे भी बात करिए, एक पूरा वर्कफोर्स तैयार करने की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं पैरामेडिकल। अब डॉक्टर तो नहीं जाएगा घर में संभालने मरीज़ को, तो पैरामेडिकल फोर्स हमारे देश में इतने सारे युवक हैं, इतने सारे लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। कैसे इनकी केयर गिविंग करनी है, कैसे देखभाल करनी है। अगर एक गांव में 15-20 लोग भी ट्रेन हो जाए, they can help the family. So these are semi-skilled to skilled jobs which are needed, which need to be developed. देखिए, न्यू तो हर रोज़ आता है, न्यूरोलॉजी के फील्ड में हर रोज़, क्योंकि ब्रेन के बारे में हमको बहुत कम पता है, हर रोज़ एक नई स्टडी है। अभी जो लेटेस्ट डिमेंशिया में है वो हमारे जो देश में है, वो बायोमार्कर्स हमने किए हैं पीठ के पानी से। वो स्टडी डॉक्टर अन्नू गुप्ता की है। तो डॉक्टर अन्नू गुप्ता ने बायोमार्कर्स किए हैं, जो पीठ के पानी से हम प्रोटीन्स देखते हैं, जो ये अबनॉर्मल प्रोटीन्स जमा होते हैं, ये हमारे पेशेंट्स में नापे गए हैं। बट वर्ल्ड में यही बायोमार्कर्स अब ब्लड से शुरू हो गए हैं। तो सिंपल ब्लड टेस्ट से बायोमार्कर्स पता चल जाता है, पहले नहीं पता चलता था, ठीक है। डाउट में रहते थे, क्वेरी अल्जाइमर्स लिखते थे, पॉसिबल अल्जाइमर्स, प्रोबेबल अल्जाइमर्स। अब डेफिनेट अल्जाइमर्स बेस्ड ऑन दिस बायोमार्कर टेस्ट इज पॉसिबल to make a diagnosis of definite Alzheimer's. So जो अल्जाइमर्स होता है उसमें ब्रेन में अबनॉर्मल प्रोटीन्स जम जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमेलॉइड बीटा। ये प्लेक्स बना लेते हैं, प्लेक्स मतलब पपड़ी टाइप, जैसे स्किन में खून गया तो एक पपड़ी बन जाती है, ऐसे ही पपड़ी जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम उसको प्लैक बोलते हैं। ये अबनॉर्मल प्रोटीन होती है। मैंने बोला ना ग्लिम्फेटिक सक नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रोटीन जम जाती है ब्रेन के सर्टेन एरियाज़ में, जो मेमोरी एरियाज़ होते हैं या जो रास्ता समझने वाले एरियाज़ होते हैं, अल्जाइमर्स में जम जाते हैं। एक ये होता है, एक होता है टैंगल्स। टैंगल्स मतलब जो हमारी गांठें बन जाती है ब्रेन में, फाइबर्स की, न्यूरॉन्स की। तो इसकी वजह से डिमेंशिया होता है। अब ये जो अबनॉर्मल प्रोटीन है, इसका रिफ्लेक्शन पीठ के पानी में भी होता है, क्योंकि जो ब्रेन के अराउंड है वो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
तो उसका हम पीठ के पानी से टेस्ट करते हैं कि इसमें ये प्रोटीन जो रेशियो होती है ए बीटा 40:42 की एक रेशियो होती है, वो रेशियो हम देखते हैं, बस एमिलॉइड प्रोटीन रेशियो ये लिख लीजिए। तो ये उससे पता चल जाता है कि ये बीमारी है या नहीं। यस, वी वांट इट टू हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस प्रोवाइडेड पीपल कम अर्ली। अगर आप बेड पे हैं पेशेंट और बोल रहे हैं अब करो CSF, कोई फ़ायदा नहीं है ना। बेड वाले मरीज़ का मैं दवाई भी शुरू करूँगी तो असर नहीं होना है इतना जितना आप जल्दी आएंगे, आप माइल्ड मेमोरी स्टेज पे आएंगे या फिर आपको लाया जाएगा, आप किसी पे निर्भर नहीं है उस स्टेज पे आ रहे हैं, देन इट विल हेल्प। Ma'am, how treatable is this? And as you said, can it only be treated in the early stages? अर्ली स्टेज में अगर आप आएंगे बीमारी की दवाई हम देंगे। सिर्फ दवाई नहीं देते हैं, लाइफस्टाइल, पूरा लाइफस्टाइल ओवरहॉल होता है। वी हैव टू गिव लाइफस्टाइल एडवाइस कि आपको ये करना है, आपको पेट से इंटरेक्ट करना है, ग्रैंड चिल्ड्रन से इंटरेक्ट करना है, आपको पौधों से लगना है, आपको किचन में कुछ देखना है, आपको पजल्स खेलने हैं, पुरानी फ़ोटोज़ पे स्टोरीज़ बनानी है अपने घर वालों की, या फिर मतलब भजन सुनो या फिर सत्संग में जाओ या कम्युनिटी में रहो। वी इन द अर्ली स्टेज वी कैन मॉडिफाई द लाइफस्टाइल। जो मरीज़ बेड पे आ गया, हम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे? हम क्या बोलेंगे चलने जाओ, वॉकिंग करो? नहीं बोल पाएंगे ना। हम क्या बोलेंगे आप ऐसी सत्संग में रहो जो आपको पर्पस ऑफ लाइफ सिखाए, जैसे हर सदस्य यहाँ पे है। अब इनको फ़ोन कॉल आता है, ये करीब 1-1.5 घंटा मरीज़ के रिलेटिव से बात करती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पर्पस ऑफ लाइफ। शी इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग द पेशेंट, शी इज़ हेल्पिंग herself also to give up in old age। तो सिर्फ दवाई नहीं है, इसका पाया गया है रिसर्च में विश्व भर में, दवाई और प्लस ओवरऑल ऑफ लाइफस्टाइल प्लस योगा प्लस वॉकिंग, इससे ऑलमोस्ट आप 18 months to 3 years बीमारी को हटा सकते हो। डिले मतलब पूरी हो सकता है ना आए, प्रिवेंट भी हो जाता है। प्रिवेंट भी होता है। बट अगर आप मिडिल स्टेज में, जब आप ऑलरेडी आप अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट हो, देखो स्पाउस भी बूढ़ा है, अगर हस्बैंड को बीमारी हो रही है तो वाइफ भी बूढ़ी है, उसके साथ लगना, उसको देखभाल करना, तो मिडिल स्टेज में तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना। द वाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड, इफ शी हैज़ डिमेंशिया हस्बैंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द वाइफ। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, और पुराने ज़माने में जब पूरी फैमिली साथ में रहती थी यूजुअली बहू आ जाती थी पिक्चर में, आजकल शायद वो ना हो, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है आजकल की ज़िंदगी में, वेयर द न्यूक्लियर फैमिली हैज़ कम अप। और नॉट ओनली न्यूक्लियर फैमिली, हमारे देश में मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, आवर चिल्ड्रन आर बाहर, सो वी आर अलोन। ओके, सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। अगर बाहर नहीं है तो कोई और स्टेट में है, तो देखिए ना, गिव अप द जॉब्स। बैंगलोर में कोई अच्छी जॉब में काम कर रहा है और हमको डिमेंशिया हो गया भैया, वी कैन डिमांड देम टू लीव देयर जॉब, एंड so that is why all the more they should come early, not late। मैम भूलने की जो आदत होती है, क्या वो भी बाद में जाके डिमेंशिया या नहीं, देखिए 2 टाइप का भूलना होता है। मैं भी भूलती हूँ, सुबह ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई, भूल गई, ब्लड प्रेशर है मुझे, अब यहाँ काम करते हैं स्ट्रेस होता है तो भूलती हूँ मैं, बट यहाँ आके मुझे याद आ जाता है मैंने दवाई नहीं ली। अगर आप याद रख पा रहे हो कि आप भूले हो और क्या भूले हो, इट इज़ नॉट डिमेंशिया, इट इज़ ड्यू टू द वर्क जो हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वर्क स्ट्रेस है, इतना सारा काम है, सोचते रहते हैं कि हम ऑफिस जाएंगे तो 10 चीज़ें, ये टू डू लिस्ट, तो उससे हम भूलेंगे, बट हमको याद आ रहा है कि हम भूलें, दैट इज़ नॉट डिमेंशिया, दैट इज़ ड्यू टू आवर मल्टीटास्किंग। हम रजिस्टर ही नहीं कर पाते। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, 10 फ़ोन कॉल आ गए, मैं आप जो पूछ रहे हो रजिस्टर कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। सो हमको इस तेज़ ज़िंदगी में वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू रजिस्टर। एंड ये जो ऑनलाइन हम करते हैं, जो देखते रहते हैं ऑनलाइन, इसमें हम न्यूज़ आइटम देख रहे हैं, बट बिफोर सीइंग वन, फिनिशिंग वन, वी गो टू द नेक्स्ट, देन वी गो टू द नेक्स्ट, तो कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। स्क्रॉलिंग इज इम्पैक्टिंग। ऑफ कोर्स इट्स इम्पैक्टिंग, इट इज़ इम्पैक्टिंग मेमोरी। कोई भी चीज़ हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, जो मेमोरी का प्रोसेस होता है, फर्स्ट हमको रिसीव करना होता है उसको, वी शुड बी एबल टू रिसीव। हम रिसीव कैसे करते हैं? बाय आवर सेंसेस। सेंसेस क्या हैं? आँख, कान, टेस्ट, स्पर्श, स्मेल, दीज आर सेंसेस। फिर हम सेंसेस से रिसीव करके हम उसको अंदर जो हिप्पोकैम्पस होता है ब्रेन के, उसके अंदर वो स्टोर होता है टेम्परेरी। फिर जब हम सोते हैं वो परमानेंट स्टोर होता है। अगर हमारी नींद कम है, हम
4 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टोरेज नहीं होगी, मेमोरी जाएगी। ठीक है मैम, क्या ऐसा है कि पर डे का कि इतना ही मेमोरी स्टोर हो सकती है, चाहे तो नहीं, आप ऐसा कुछ कुछ volume नहीं, waste ऐसा कर कुछ दीजिए। नहीं। मेमोरी इज़ यूज़ इट और लूज इट। आप जितना यूज़ करोगे आप उतना गेन करोगे। आप यूज़ ही नहीं करोगे, आपने मेमोरी सिस्टम विल नॉट बी लाइक अ डायमंड, इट विल बी अ कोल। Okay, also I wanted to ask you कि अब ये नारी शक्ति, they are the one who are going through stress as well. So what are you doing about that? है जैसे यूजुअली मैडम ने बोला, अगर हस्बैंड को डिमेंशिया है तो वाइफ ही देखभाल कर रही है, वो भी वृद्ध होती है। तो और लेडीज़ को कॉन्शियस जो है, वो हमारी कॉन्शियस जो है ना, वो खाती है हमको कि शायद मैंने ये नहीं किया, शायद मेरे को ऐसे करना था, शायद मैंने लेट दिखाया। सो दे ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट बर्डन, फिजिकल बर्डन, वो अंदर एक गिल्ट भी होती है कि शायद मैं कुछ और कर लेती, शायद ना होता ये बीमारी। सो वो एक गिल्ट भी होता है। फिर वो होता है कि शायद मैंने आज नहलाया नहीं तो गलत किया, या नहीं नहला पाई, या उनको डांट लगा दी तो गलत किया। तो ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस, फियर, गिल्ट, बर्डन, स्ट्रेस, ये सारे होते हैं केयर गिवर में। तो It also happens to daughters, बेटियां भी देखती हैं और डॉटर इन लॉज भी, इट्स नॉट जस्ट वाइफ। बिल्कुल, दोनों के बर्डन ज़्यादातर, अगर घर में बहू है तो उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो देखेगी अपना, बेटा करेगा नहीं, शायद करे ना कर सके, कर सकता है कि नहीं ये नहीं मुझे पता, पर बर्डन विल बी ऑन डॉटर, दीज आर द वंस। तो उनको स्ट्रेस ज़्यादा है, उसके लिए वी हैव टू डू समथिंग। तो स्ट्रेस के लिए एक तो है मिल रही कि नहीं पूछना पड़ता है। वी हैव टू सजेस्ट टू देम कि कुछ घंटों के लिए आप अपना टाइम रखिए अपने लिए, चाहे आप अपने बेटे को बुला लीजिए, चाहे आप बहू को बोलिए सिट करने के लिए मरीज़ के साथ, चाहे आप फ्रेंड्स को बुला लीजिए। सो वी हैव टू गिव देम सम ऑफ टाइम, वी हैव टू सजेस्ट टू देम, नहीं तो वो लेते नहीं है, उनको हमेशा गिल्ट रहता है कि हम इनके साथ ही रहें। दूसरा है वी हैव टू टेल देम टू देमसेल्व्स डू सम योगा, सम फिजिकल एक्टिविटी फॉर देयर माइंड। चौथा है अगर रियल डिप्रेशन है जिसमें हम बोल रहे हैं कि मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, रोने लगते हैं, कई केयर गिवर्स रोने लगते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि मरीज़ टॉयलेट कहीं पे भी कर रहा है। अब बेडरूम में टॉयलेट कर दी, यूरिन कर दी, साफ़ तो करना ही है किसी को, तो इससे मेंटली बहुत इम्पैक्ट होता है। छोटे बच्चे का तो फिर भी पॉसिबल है कि साफ़ कर लो, पर इतने बड़े इंसान का साफ़ सफाई रखना, टॉयलेट गंदा छोड़ के आते हैं वो भी साफ़ करना, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। देन वी पुट देम ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईच वन ऑफ देम हम आपका नंबर देते हैं ARDSI के वॉल्टियर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का कि आप इनसे फ़ोन पे बात करिए ताकि आपकी जो फीलिंग्स हैं आप डिस्कस कर पाओ और सोल्यूशन ले पाओ। पर ये सब भी कम पड़ता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सेटिस्फैक्ट्री है, हम चाहेंगे और लोग इसमें इन्वॉल्व हों। Ma'am, is there any study that tells us anything about the rural and urban divide? देखिए एक 22-23 में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई थी डिमेंशिया की ही, यहीं एम्स से, और उसमें पाया गया था कि 8.8 मिलियन 2022-23 में 8.8 मिलियन को डिमेंशिया है, उसकी प्रिवेलेंस है 7.4%। प्रिवेलेंस मतलब एक टाइम पे अगर आपने पूरे पॉपुलेशन को सर्वे किया तो 7.4% विल हैव द डिजीज़। उसमें फिर अर्बन रूरल का मैप भी है। अर्बन में पाया गया कि थोड़ा कम है, रूरल में पाया गया कि थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एजुकेशन। आप अगर पढ़े नहीं हैं, आप बुढ़ापे में सिर्फ बैठ रहे हैं चारपाई पे, जो अक्सर विलेज में आफ्टर 60 क्या करते हैं लोग, मोस्टली देर ऑन चारपाई ना। आप मेरा तो गांव है तो मुझे पता है गांव में क्या होता है। हाँ, खेतों में भी काम करते हैं, 60-55 यूजुअली बच्चे, या देखिए हमारा भी खेत है, ठीक है, खेत बटाई पे दे दिया गया है, ठीक है, और जो लोग हैं बुज़ुर्ग हैं घर में वो चारपाई पे ही बैठे रहते हैं, पूरा दिन गपशप कर रहे होते हैं। तो यू हैव नॉट, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपने शायद ही 10th पास की होगी या 12th पास की होगी, फिर आप कोई मेंटली एंगेज नहीं है, आप विड्रॉ हो गए हैं, सो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ना, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ये जैसे
आफ्टर कोविड कुछ कंप्लेंट्स हम जब गांव जाते हैं तो एक कोना होता है, उस कोने में हमेशा एक बुजुर्ग मिलता है ऐसे लंबा पड़ा हुआ। सो गांव में तो ऐसा ही है ना बुजुर्ग। आई डोंट नो इफ यू बिलोंग टू अ विलेज। मगर अगर तुम्हारे घर में ही कोई बीमार हो तो तुम औरत को कैसे उतना नींद मिल करते हैं, तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में ज़्यादा है। जॉइंट फैमिली में तो उन्होंने शिफ्ट में एक परिचित थे नॉन थे, तो उन्होंने शिफ्ट लगा ली कि भाई 8 घंटे आपके रोटेट करोगे। ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। बिना गिल्ट के शिफ्ट लगा लेना। हम भी जब यहाँ मरीज़ भर्ती होते हैं हम बोलते हैं कि आप अगर 2 भाई बहन हैं तो आप ज़रा शिफ्ट लगाइए, दोनों एक साथ प्रकट हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। सो आप 8-8 घंटे के लगाइए, एक अटेंडेंट रखिए रात के टाइम, आप सुबह का 8-8 घंटे करिए। दिस इज़ व्हाट वी एडवाइज। नहीं तो आप एग्जॉस्ट होंगे, आप भी बीमार होंगे। मैम, अल्जाइमर के लिए पोटेंशियल ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स क्या है? देखिए, और क्या वजह है जो अल्जाइमर के केसेस अब युवाओं में भी देखा जा रहा है, डिमेंशिया अल्जाइमर से? देखिए, जो अल्जाइमर्स की बीमारी है वो एक वृद्धावस्था की बीमारी है। जो हम चाहते हैं, डॉक्टर्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ें जब ये फर्स्ट स्टेज में हो, ताकि दवाई जो है अवेलेबल है हमारे देश में वो हम जल्दी से जल्दी दे पाएँ। इसके लिए पुरानी दवाइयाँ हैं जो एसिटाइलकोलिन नामक केमिकल को बढ़ाती हैं, और नवी दवाइयाँ अभी आने वाली हैं। तो हमारे देश में लगभग हर प्रकार की इसके लिए दवाई उपलब्ध है। ऐसा मैं नहीं करूँगी कि यंगस्टर्स में हो रही है ये बीमारी, बहुत ही कम मात्रा में ये यंग एज में होती है, और जिनके स्पेसिफिक जीन डिफेक्ट है उन्हीं में होती है, तो ये कम है। पर 55-60 ईयर्स के बाद ये ज़्यादा हो जाती है। मैम, क्या कारण है इसकी, वजह क्या है? जैसे आपने इसके वजह जो है बहुत सारी है। मेन है जीन्स का, दूसरा है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल में मोस्टली जो है, जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, या आप स्मोक कर रहे हैं, या अल्कोहल ले रहे हैं, या आप प्रदूषित एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मोटापा है, आप सिडेंट्री हैं, आप बैठे हैं, पैसिव टीवी वॉचिंग है, कोई ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे ब्रेन में नई चीज़ सीखना, लैंग्वेज सीखना, म्यूज़िक सीखना, तो बुढ़ापे में अगर आप आइसोलेट हो रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, आप डिप्रेस हो रहे हैं, आपकी आईसाइट वीक हो रही है, हियरिंग वीक हो रही है, आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो डिमेंशिया हो सकता है।